नमस्कार। आज हम भारत की विशाल और जीवनदायिनी नदी प्रणालियों की गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारे पास एक विस्तृत प्रेजेंटेशन है जो हमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों की एक तरह से पूरी यात्रा पर ले जाएगा। तो पहली स्लाइड का शीर्षक है भारत की नदी तंत्र और उपशीर्षक है भारत की प्रमुख नदियां, उद्गम, प्रवाह और सहायक नदियां। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये स्लाइड भारत के अपवाह तंत्र को दो मुख्य भागों में बांटती है। पहला है हिमालयी नदियां। इनका स्रोत ग्लेशियर और वर्षा बताया गया है और इनकी प्रकृति बारहमासी है, मतलब साल भर पानी रहता है। उदाहरण है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। हाँ, ये बारहमासी या जिसे अंग्रेजी में पेरिनियल कहते हैं, इसका मतलब है कि इन्हें सिर्फ बारिश से नहीं बल्कि गर्मियों में पिघलने वाले ग्लेशियरों से भी लगातार पानी मिलता है। और यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है। अच्छा, और दूसरा भाग है प्रायद्वीपीय नदियां। इनका स्रोत केवल वर्षा है और इनकी प्रकृति मौसमी बताई गई है, यानी गर्मियों में जल स्तर कम हो जाता है। उदाहरण है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। बिल्कुल, ये नदियां पूरी तरह से मानसून पर निर्भर करती हैं। इसीलिए इनके जल प्रवाह में साल भर बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ये एक बुनियादी अंतर है हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच। समझ गई। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ सिंधु नदी का अवलोकन है। कुल लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर, जिसमें से 1114 किलोमीटर भारत में है। उद्गम तिब्बत में मानस सरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर से होता है। इसका एक उपनाम भी है, तिब्बत में सिंगी खंबन यानी शेर का मुख। हाँ, सिंगी खंबन नाम इसके उद्गम स्थल के आकार को दर्शाता है, जो शेर के मुंह जैसा दिखता है। अच्छा, प्रवाह मार्ग लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में है। मुहाना कराची के पूर्व में अरब सागर है। और एक विशेष तथ्य ये है कि ये एक पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय के निर्माण से पहले भी अस्तित्व में थी। पूर्ववर्ती नदी या एंटीसीडेंट रिवर का कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब यह है कि नदी हिमालय के उठने से पहले से बह रही थी और जैसे जैसे पहाड़ ऊपर उठे, नदी ने अपना रास्ता काटकर घाटी बना ली। वाह, मतलब नदी पहाड़ों से भी ज्यादा पुरानी है। बिल्कुल। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये स्लाइड पंचनद के बारे में है। पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु से मिलने वाली 5 नदियां। पहली है झेलम, जो वेरीनाग से निकलती है। दूसरी चिनाब, जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर है रावी, जो रोहतांग दर्रे से निकलती है। व्यास, ब्यासकुंड से। इसके बारे में लिखा है कि ये एकमात्र नदी है जो पूरी तरह से भारत में बहती है। और पांचवी है सतलुज, जो तिब्बत में राकसताल से निकलकर शिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। हाँ, यहाँ हर नदी की अपनी एक खासियत है। जैसे चिनाब पानी के वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ब्यास का पूरी तरह से भारत में बहना ये रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और सतलुज का तिब्बत से आकर एक दर्रे से भारत में आना, ये इसके प्राचीन प्रवाह मार्ग को दिखाता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इसमें सिंधु बेसिन का विश्लेषण और जल संधि के बारे में बताया गया है। इसका विस्तार भारत में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और फिर पाकिस्तान और चीन में भी है। बेसिन का कुल क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। बहुत विशाल बेसिन है। हाँ, और यहाँ सिंधु जल संधि 1960 का भी जिक्र है। इसके तहत पूर्वी नदियों यानी रावी, ब्यास, सतलुज पर भारत का अधिकार है और पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चेनाब पर पाकिस्तान का अधिकार है, जिस पर भारत केवल सीमित उपयोग कर सकता है। जी, ये संधि जल बंटवारे का एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण है। और सीमित उपयोग या रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स का मतलब ये है कि भारत इन पश्चिमी नदियों पर बिजली बनाने के लिए प्रोजेक्ट तो बना सकता है, लेकिन पानी को रोककर बड़े जलाशय नहीं बना सकता, ताकि पाकिस्तान की ओर पानी का प्रवाह बाधित न हो। बिल्कुल सही। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की। परिचय: भारत की सबसे लंबी 2525 किलोमीटर और सबसे पवित्र नदी। मुख्य स्रोत है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर यानी गोमुख, और यहाँ इसका प्रारंभिक नाम भागीरथी बताया गया है। लेकिन इसमें एक और बात लिखी है,
सच्चा उद्गम। जल विज्ञान के अनुसार अलकनंदा ग्लेशियर से अधिक जल लाती है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से भागीरथी को ही मुख्य स्रोत माना जाता है। और इसका बेसिन भारत के कुल क्षेत्रफल का 26% कवर करता है। हाँ, यहाँ पर मतलब विज्ञान और आस्था का एक तरह से संगम दिखता है। सांस्कृतिक मान्यता गोमुख और भागीरथी को उद्गम मानती है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो अलकनंदा का जल प्रवाह ज्यादा है और ये दोनों मिलकर ही देवप्रयाग में गंगा बनती हैं। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यह स्लाइड पंचप्रयाग को दिखाती है, जहां अलकनंदा में अलग अलग नदियां मिलती हैं। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा, नंदप्रयाग में नंदाकिनी, कर्णप्रयाग में पिंडर, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अंत में देवप्रयाग में भागीरथी मिलती है और यहीं से गंगा नाम पड़ता है। जी, ये डायग्राम बहुत साफ तौर पर दिखाता है कि अलकनंदा ही वो मुख्य धारा है जो इन सभी प्रयागों से होकर गुजरती है। हर संगम का अपना एक धार्मिक महत्व है, लेकिन देवप्रयाग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर गंगा को अपना वास्तविक नाम और स्वरूप मिलता है। सही है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ गंगा की दाहिनी ओर की सहायक नदियों के बारे में बताया है। 3 प्रमुख नदियां हैं। पहली यमुना, उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से, संगम प्रयागराज में गंगा से। ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और इसकी भी सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, जो प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं। हाँ, ये जानना बहुत दिलचस्प है कि यमुना, जो खुद एक हिमालयी नदी है, उसकी प्रमुख सहायक नदियां प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं। ये 2 अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों के संगम को दर्शाता है एक तरह से। दूसरी नदी है सोन, जो अमरकंटक पठार से निकलती है, और तीसरी है पुनपुन, जो छोटा नागपुर पठार से आती है। जी, चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब बाईं ओर की सहायक नदियां। यहाँ है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। लिखा है कि ये नदियां हिमालय से भारी मात्रा में जल और अवसाद मतलब सिल्ट लाती हैं। गोमती मैदानी क्षेत्र से निकलती है। घाघरा जल की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ी सहायक नदी है। और कोसी तो मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। हाँ, और इन नदियों द्वारा लाया गया ये अवसाद या गाद ही है जो उत्तरी मैदानों को इतना उपजाऊ बनाता है। लेकिन यही गाद कोसी जैसी नदियों में बाढ़ का कारण भी बनती है, क्योंकि नदी का तल ऊपर उठ जाता है और फिर वो अपना रास्ता बदलने लगती है। अच्छा, ये कारण है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यह है गंगा बेसिन का विश्लेषण। भूगोल। यह एक अग्रगंभीर या 4D बेसिन है। मृदा, यहाँ अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी यानी अलूवियल सॉइल पाई जाती है। कृषि, ये भारत का अन्न भंडार, ब्रेड बास्केट है। और जनसांख्यिकी, भारत की लगभग 50% जनसंख्या इस बेसिन पर निर्भर है। मुख्य राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। हाँ, ये 4D बेसिन का मतलब है कि हिमालय के भार के कारण जमीन में एक गड्ढा सा बन गया, जो बाद में नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से भर गया। और यही कारण है कि ये क्षेत्र कृषि के लिए इतना समृद्ध है और इतनी घनी आबादी वाला है। सही। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये स्लाइड डेल्टा और मुहाने के बारे में है। फरक्का बाराज, जो पश्चिम बंगाल में है, वहां पर गंगा 2 धाराओं में बंटती है। हुगली, जो दक्षिण की ओर बहती है, और पद्मा, जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में पद्मा यानी गंगा और जमुना यानी ब्रह्मपुत्र का संयुक्त प्रवाह होता है और ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। जी, ये दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण स्थल है। जब नदी समुद्र के पास पहुंचकर धीमी हो जाती है, तो वो अपने साथ लाई गई सारी मिट्टी वहीं जमा कर देती है, जिससे इस उपजाऊ डेल्टा का निर्माण होता है। यहीं पर वो प्रसिद्ध मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये एक तुलनात्मक सारणी है। हिमालय बनाम प्रायद्वीपीय नदियां। जल स्रोत, हिमालय का हिमनद और वर्षा, जबकि प्रायद्वीपीय का केवल वर्षा। प्रवाह, हिमालय 12मासी है, प्रायद्वीपीय मौसमी। सही है। अवस्था, हिमालय युवा है, वी आकार की घाटियां बनाती हैं, प्रायद्वीपीय प्रौढ़ हैं, उथली घाटियां बनाती हैं। रास्ता, हिमालय विसर्पण करती हैं, मार्ग बदलती हैं।
प्रायद्वीपीय का मार्ग निश्चित होता है। सही होता है। और डेल्टा, हिमालय बड़े डेल्टा बनाती हैं, प्रायद्वीपीय छोटे डेल्टा या फिर ज्वारनदमुख बनाती हैं। ये सारणी मतलब अब तक की हमारी पूरी चर्चा का एक बेहतरीन सारांश है। ये बहुत स्पष्ट रूप से दोनों तरह की नदी प्रणालियों के बीच के जो मुख्य अंतर हैं उन्हें उजागर करती है। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व की। महत्व के बिंदु हैं सिंचाई, जिसके लिए नहरों का जाल है, जल विद्युत जैसे टिहरी और भाखड़ा नांगल, आस्था जैसे गंगा को मां मानना, कुंभ मेला, और फिर चुनौतियां भी हैं जैसे प्रदूषण और सीवेज। और एक योजना का जिक्र है, नमामि गंगे। जी, ये दिखाता है कि नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं हैं, बल्कि वो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी संस्कृति और हमारी आस्था का केंद्र भी हैं। और साथ ही ये प्रदूषण जैसी जो आधुनिक चुनौतियां हैं उन्हें भी स्वीकार करता है, जिनके समाधान के लिए नमामि गंगे जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। निष्कर्ष ये है कि सिंधु और गंगा नदियां भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी की जीवन रेखा हैं। हिमालय से सागर तक की इनकी यात्रा भारत की भौगोलिक विविधता को दर्शाती है। बिल्कुल सही। इन नदियों ने न केवल भूमि को आकार दिया है, बल्कि यहाँ की सभ्यताओं, साम्राज्यों और संस्कृतियों को भी पोषित किया है। तो अब हमारा ध्यान उत्तर पूर्व और मध्य भारत की नदियों पर केंद्रित होगा। इनकी अपनी मतलब अनूठी विशेषताएं हैं। जी, चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र, उद्गम और प्रवाह। इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमायोंगडुंग ग्लेशियर से है। कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर और इसके कई अलग अलग नाम हैं। तिब्बत में यरलुंग तत्संगपो, अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। हाँ, ये नदी अपनी यात्रा में कई नाम बदलती है, जो इसके विभिन्न भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों से गुजरने का प्रमाण है। तिब्बत में पूर्व की ओर बहने के बाद यह नामचा बरवा के पास एक बहुत ही नाटकीय यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में है। दाहिनी ओर की सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, मानस, तीस्ता। बाईं ओर की है दिबांग, लोहित, धनसिरी। और एक विशेष तथ्य है, माजुली असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। जी, माजुली का बनना ब्रह्मपुत्र की गुम्फित या ब्रेडेड प्रकृति का परिणाम है। नदी अपने साथ लाए भारी अवसाद को जमा करती है, जिससे धाराओं के बीच में ऐसे बड़े बड़े द्वीप बन जाते हैं। अच्छा, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ 3 भौगोलिक विशेषताएं बताई गई हैं। पहला, गॉर्ज, नामचा बरवा के पास गहरा यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश। दूसरा, गुम्फित नदी, असम घाटी में धाराओं का जाल और नदी द्वीप निर्माण। और तीसरा, बाढ़, भारी वर्षा और अवसाद के कारण इसे असम का शोक भी कहते हैं। ये तीनों विशेषताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऊंचे पहाड़ों को काटकर गॉर्ज बनाना, फिर मैदानी इलाकों में फैलकर गुम्फित हो जाना और अंत में भारी बारिश के कारण विनाशकारी बाढ़ लाना, ये ब्रह्मपुत्र का चरित्र है। सही। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ उठाया गया है, ये नदियां ढलान के विपरीत पश्चिम में क्यों बहती हैं? उत्तर है भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली के कारण। नर्मदा और तापी पहाड़ों के बीच बनी दरारों मतलब फॉल्ट्स में बहती हैं और ये नदियां डेल्टा नहीं बल्कि ज्वारनदमुख यानी एस्चुरी बनाती हैं। बिल्कुल। भ्रंश घाटी एक भूवैज्ञानिक संरचना है, जहां जमीन का एक हिस्सा 2 भ्रंशों के बीच नीचे धंस जाता है। नर्मदा और तापी इसी धंसी हुई घाटी में बहती हैं, जो उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के सामान्य ढलान, जो कि पूर्व की ओर है, उसके विरुद्ध पश्चिम की ओर ले जाती है। ठीक है, समझ गई। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। नर्मदा नदी, उद्गम और परिचय। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पठार मैकाल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से होता है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिम प्रवाहित नदी है। मुहाना खंभात की खाड़ी में है और इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। हाँ, ये जीवन रेखा उपनाम बिल्कुल सटीक है, क्योंकि ये इन 2 राज्यों के एक बहुत बड़े हिस्से में सिंचाई और पीने के पानी का मुख्य स्रोत है। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। नर्मदा, प्रवाह और विशेषताएं। प्रवाह क्षेत्र
मध्य प्रदेश में 87%, गुजरात में 11.5% और महाराष्ट्र में 1.5%। प्रमुख जलप्रपात हैं धुआंधार, जो भेड़ाघाट जबलपुर में है, और कपिलधारा। और परियोजनाएं हैं सरदार सरोवर बांध और इंदिरा सागर। हाँ, भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानों के बीच धुआंधार जलप्रपात एक शानदार दृश्य है। और सरदार सरोवर बांध, जैसा हमने पहले भी कहा, भारत की सबसे बड़ी और विवादास्पद परियोजनाओं में से एक रहा है। ये इसके महत्व को दर्शाता है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये स्लाइड नर्मदा की सहायक नदियों को दिखाती है। दाहिनी और बाईं ओर की नदियों की सूची है और संरचना के बारे में बताया गया है कि ये उत्तर में विंध्य और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणियों के बीच बहती है। जी, ये फिर से भ्रंश घाटी की संरचना की पुष्टि करता है। नर्मदा इन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक स्पष्ट सीमा रेखा की तरह बहती है। सही है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब तापी नदी, इसका उपनाम नर्मदा की जुड़वां या सूर्यपुत्री है। उद्गम मुल्ताई बैतूल जिला मध्य प्रदेश की सतपुड़ा श्रेणी से है। लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है और मुहाना सूरत के पास खंभात की खाड़ी में है। इसे नर्मदा की जुड़वां इसलिए कहते हैं क्योंकि यह नर्मदा के समानांतर उसी तरह की एक भ्रंश घाटी में पश्चिम की ओर बहती है। अच्छा, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तापी, बेसिन और सहायक नदियां। बेसिन का 79% हिस्सा महाराष्ट्र में, 15% मध्य प्रदेश में और 6% गुजरात में है। प्रमुख सहायक नदियों में पूर्णा, गिरना, पंजारा शामिल हैं। और महत्व ये है कि सूरत शहर और उकाई काकरापार परियोजनाएं इसी पर स्थित हैं। ये दिखाता है कि तापी नदी का अधिकांश जलग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र में है, भले ही उसका उद्गम मध्य प्रदेश में हो। और सूरत जैसा महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर, उसका तो अस्तित्व ही इसी नदी पर निर्भर है। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। विश्लेषण। डेल्टा बनाम ज्वार नदमुख। ब्रह्मपुत्र हिमालय से भारी अवसाद यानी सिल्ट लाने के कारण सुंदरबन डेल्टा बनाती है। वहीं नर्मदा और तापी कठोर चट्टानों में बहने के कारण कम गाद लाती है, इसलिए ये ज्वार नदमुख या एस्क्यूरी बनाती हैं। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। ज्वारनद मुख में नदी का मीठा पानी सीधे समुद्र के खारे पानी में मिल जाता है, जबकि डेल्टा में नदी कई धाराओं में बंटकर भूमि का निर्माण करती है। और इसका मुख्य कारण है नदी द्वारा लाए गए अवसाद की मात्रा। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। आर्थिक महत्व। जल विद्युत, सरदार सरोवर और इंदिरा सागर बांध। सिंचाई, तापी बेसिन कपास और केले के लिए। तो ब्रह्मपुत्र घाटी चाय और चावल के लिए प्रसिद्ध है। और पर्यटन, माजुली द्वीप, भेड़ाघाट और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो नर्मदा पर है। जी, ये दिखाता है कि ये नदियां ऊर्जा, कृषि और पर्यटन के माध्यम से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान देती हैं। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हम दक्षिण भारत की जीवन रेखाओं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हाँ, अब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे प्रमुख नदियां, जो इस क्षेत्र के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उत्तर के लिए गंगा और सिंधु। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। गोदावरी नदी तंत्र एक परिचय। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। उद्गम पश्चिमी घाट, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। लंबाई है 1465 किलोमीटर्स और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र भी काफी बड़ा है, 3.12 लाख वर्ग किलोमीटर। विस्तार है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में। जी, ये दक्षिण गंगा नाम इसे इसकी विशालता और प्रायद्वीपीय भारत में इसके महत्व के कारण दिया गया है। और ये तथ्य कि यह गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, यह इसके पैमाने को दर्शाता है। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। गोदावरी बेसिन विश्लेषण। गोदावरी बेसिन का अधिकांश भाग, मतलब लगभग 59% कृषि भूमि है। यह नदी पश्चिमी घाट के भारी वर्षा वाले क्षेत्र से निकलती है और दक्कन के पठार को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका मतलब है कि यह नदी एक बहुत विशाल कृषि क्षेत्र को सिंचित करती है और पश्चिमी घाट से शुरू होकर दक्कन के पठार से गुजरने की इसकी यात्रा इसे एक बहुत ही विविध परिस्थितिकी तंत्र बनाती है। सही। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। सहायक नदियां और परियोजनाएं। बाईं ओर की प्रमुख सहायक नदियां हैं पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी। और दाईं ओर की हैं प्रवरा और मंजीरा। प्रमुख परियोजनाएं हैं
पोलावरम आंध्र प्रदेश और कालेश्वरम तेलंगाना। हाँ, कालेश्वरम और पोलावरम ये दोनों बहुत बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। सिंचाई और पेयजल आपूर्ति में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब कृष्णा नदी तंत्र, उद्गम महाबलेश्वर के पास, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र। लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र 2.59 लाख वर्ग किलोमीटर और विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। हाँ, गोदावरी की तरह कृष्णा भी पश्चिमी घाट से ही निकलती है और पूर्व की ओर बहती है। ये दोनों नदियां मिलकर दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को जल प्रदान करती हैं। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। कृष्णा बेसिन विश्लेषण। कृष्णा बेसिन का 75% भाग कृषि योग्य है और मॉनसून के दौरान भारी जल प्रवाह के कारण मिट्टी का कटाव अधिक होता है। डेल्टा क्षेत्र भारत का धान का कटोरा कहलाता है। यहाँ एक तरह का विरोधाभास है। मॉनसून का पानी जीवनदायी है, लेकिन वो मिट्टी के कटाव का कारण भी बनता है। हालांकि यही कटी हुई मिट्टी डेल्टा को अत्यधिक उपजाऊ बनाती है, जिससे यह धान का कटोरा बन जाता है। सही है। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। सहायक नदियां और प्रमुख बांध। भीमा सबसे लंबी सहायक नदी है। तुंगभद्रा, तुंगा और भद्रा नदियों के संगम से बनती है। और नागार्जुन सागर बांध दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई मतलब मेसनरी बांध है। जी, नागार्जुन सागर बांध इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। ये न केवल सिंचाई और बिजली प्रदान करता है, बल्कि एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। और तुंगभद्रा भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब कावेरी नदी तंत्र। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। उद्गम तालकावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, कोडागु, कर्नाटक। लंबाई लगभग 800 किलोमीटर। विस्तार तमिलनाडु में 55%, कर्नाटक में 41%, केरल में 3% और पुडुचेरी। हाँ, यहाँ उपनाम में एक बहुत सूक्ष्म अंतर है। गोदावरी को आकार के लिए दक्षिण गंगा कहते हैं, जबकि कावेरी को उसकी पवित्रता और लगभग 12 प्रकृति के लिए दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अच्छा, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। कावेरी बेसिन विश्लेषण। कावेरी दक्षिण भारत की एकमात्र लगभग 12 नदी है। इसे ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से और निचले क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। यह कावेरी की सबसे अनूठी विशेषता है। 2 अलग-अलग मानसून से पानी मिलने के कारण इसमें साल भर अन्य प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक स्थिर प्रवाह बना रहता है। और शायद यही कारण है कि इस पर जल विवाद भी बहुत अधिक हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। सहायक नदियां और जलप्रपात। बाईं ओर हेमावती, शिमशा जैसी नदियां हैं और दाईं ओर काबिनी, भवानी और शिवसमुद्रम जलप्रपात पर भारत की दूसरी सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना, जो 1902 में बनी थी, वो स्थित है। यह दर्शाता है कि हमने कितनी जल्दी कावेरी की क्षमता को पहचान लिया था। यह भारत के औद्योगिकरण के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही बात है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यह एक तुलनात्मक अध्ययन है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का। उद्गम त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, तालकावेरी। लंबाई 1465 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। मुख्य उपनाम दक्षिण गंगा, कृष्णा का नहीं दिया है, और दक्षिण भारत की गंगा, प्रकृति, मौसमी और लगभग 12 मासी। प्रमुख बांध पोलावरम, नागार्जुन सागर, मेट्टूर। जी, ये सारणी तीनों नदियों की प्रोफाइल को एक नज़र में प्रस्तुत करती है, जिससे उनकी लंबाई, प्रकृति और महत्व की तुलना करना आसान हो जाता है। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व। कृषि। कृष्णा गोदावरी डेल्टा और कावेरी बेसिन चावल है कटोले के रूप में प्रसिद्ध है। जल विद्युत पश्चिमी घाट के ढलान इसके लिए आदर्श है। संस्कृति। नासिक में कुंभ मेला, पुष्करम त्योहार और श्रीरंगम जैसे पवित्र द्वीप। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे ये नदियां दक्षिण भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक ताने बाने में कितनी गहराई से बुनी हुई हैं। गोदावरी के तट पर लगने वाला कुंभ मेला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सही। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। निष्कर्ष ये है कि प्रायद्वीपीय नदियां भूवैज्ञानिक रूप से पुरानी और स्थिर हैं।
गोदावरी, कृष्णा और कावेरी न केवल सिंचाई और बिजली का स्रोत हैं, बल्कि दक्षिण भारतीय संस्कृति का आधार भी हैं। जल विवादों के बावजूद ये नदियां राज्यों को भौगोलिक और आर्थिक रूप से जोड़ती हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि विवादों के बावजूद ये नदियां एकीकरण का काम करती हैं। उनका बेसिन राज्यों की सीमाओं को नहीं मानता और ये हमें साझा संसाधनों के प्रबंधन के महत्व की याद दिलाता है। बिल्कुल। देखने के लिए धन्यवाद और शैक्षिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह किया गया है। ये वास्तव में भारत की नदी प्रणालियों का एक बहुत ही व्यापक और सुव्यवस्थित अवलोकन था। तो ये थी हमारी भारत की प्रमुख नदी प्रणालियों की यात्रा। हमने हिमालय की गोद से निकली सिंधु और गंगा से लेकर पूर्वोत्तर की शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र और मध्य भारत की भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और तापी को देखा, और अंत में हमने दक्षिण भारत की जीवन रेखाओं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को समझा। हाँ, हमने इन नदियों के उद्गम और प्रवाह को तो देखा, लेकिन एक विचारणीय प्रश्न ये है कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन इन नदी तंत्रों को कैसे प्रभावित करेगा, खासकर उन नदियों को जो ग्लेशियरों पर निर्भर हैं। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का भविष्य सीधे तौर पर हिमालय के ग्लेशियरों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे और खोज की जा सकती है।